मौसम ख़राब है, बिजली कड़क रही है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो ये भाई साहब पतंग उड़ा रहे थे। सोचिए आप। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अगर किसी बॉडी पे है तो हमें एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता, वो शॉक क्यों नहीं लगता। ये प्रेसिडेंट नहीं था, पर प्रेसिडेंट से कम भी नहीं था। प्योर वाटर इज़ नॉन कंडक्टर। टैप वाटर जो अपना नल वल का पानी होता है ना, वो आप उसको कंडक्टर बोल सकते हैं। तो वो डायनासोर को जाके काटा तो उसका ब्लड उसने क्या कर लिया, सक कर लिया, और एक वो पेड़ पे जाके बैठ गया। तकरीबन 100 करोड़ यानी 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन हर सेकंड पे अगर मैं ट्रांसफ़र करूँ तो बी पे 1 कूलम होने के लिए कितना टाइम लगेगा। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, मार्क्स पाने के लिए न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। अगर आप 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन यानी 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड भेजते रहोगे तो यहाँ पे 1 कूलम होने के लिए आपको 200 साल के करीब टाइम लग जाएगा। आगे हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी ने एक मॉन्स्टर की कहानी को जन्म दिया। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू विजुअल लर्निंग। आज के हम लेक्चर में, अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है सब कुछ, तो ये कुछ नहीं हो रहा है, ये पर्पसफुली डाला हुआ है। आपने ये चीज़ तो देखी होगी, कभी नोटिस की होगी, जबकि स्पेशली जब मौसम थोड़ा बारिश वाला होता है, बरसात का सीज़न होता है, उस टाइम पे हमें ये लाइटनिंग देखने मिलती है। और ये लाइटनिंग ज़रा बच के रहना इससे, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो सन के सरफेस के टेम्परेचर के 5 टाइम्स होता है। दूसरी बात, एक क्या कहते हैं, वार्निंग, जैसे लोग बोलते थे कि पेड़ के नीचे कभी खड़े मत रहना, बिकॉज़ वहाँ पे बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उल्टा कार में अगर आप हो तो कार में बैठे रहो। अब आप बोलोगे कार तो मेटल की है तो वहाँ तो और ख़तरा होगा, पर ऐसा नहीं होता। कार भले ही मेटल की है, पर वहाँ पे फिजिक्स का एक लॉ गवर्न करता है जो आपको बचाता है। उसके बारे में आपको कंसेक्यूटिव लेक्चर्स में समझेगा। लेकिन लेक्चर की बात बोले तो आपने देखा होगा कि जैसे बैक बेंचर्स बैठे अपने कुछ तो मस्ती कर रहे हैं, तो यहाँ क्या कर रहा है ये, यहाँ ऐसा कर रहा है कि अगर आप घर पे करके देखिए, सॉक्स पहनिए, वुलन के सॉक्स रहेंगे या कॉटन के रहेगा तो भी चलेगा, और किसी कारपेट के ऊपर रब करने के बाद जाके किसी को टच कीजिए और फिर देखिए उसका रिएक्शन क्या होता है। तो कहने का मतलब, आपने जो इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी देखी और इसके पहले जो अभी जो आपने वो बैक बेंचर कर रहा था वो देखा, दोनों भी फिजिक्स के सेम लॉ से गवर्न होता है। इनफैक्ट ये जो बच्चे यहाँ पे खेल रही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग जानबूझ के इस मूवमेंट से क्या कर रहे हैं, एक क्या कहते हैं उसको, फ्रिक्शन जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें कुछ तो फिजिकल फिनोमिनॉन या फिर कुछ फिजिक्स का मैजिक हो रहा है और इनके बाल हो जा रहे हैं खड़े। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल रहा था 1 बाय 1 थंडरबोल्ट यानी बिजली कड़कना, या फिर बैक बेंचर्स आप मस्ती कर रहे हो, फ्रेंड लोग करंट दे रहे हो वो हो, या फिर बाल खड़े हो गए, क्यों हो गए। बाय द वे ये जो है, ये टॉपिक आपको है आगे चल के, इसको कहते हैं वैन डे ग्राफ जनरेटर। और ये एक तरीके से आपके अंदर चार्जेस इतना डेवलप कर देता है कि सारे हेयर स्टैंड्स अलग अलग स्टैंड हो जाते हैं। और अगर मैं कहूँ कि अगर इसको हमारे तात्या अगर टच करे तो क्या इनकी हेयर स्टाइल ऐसी हो जाएगी। देखते हैं ऐसा क्यों होता है, वाई दिस थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। ओके, तो इस वाई का आंसर जानने के पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा इसके बारे में, जो कि होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, इनफैक्ट आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके आजू बाजू में, जैसे फ़ोन चार्जिंग से लेकर तो इलेक्ट्रिक करंट तक, सब कुछ इसी से गवर्न हो रहा है। और आपको कमाल लगेगा कि सरफेस टेंशन हो या फिर चीज़ें चिपकाना, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करता है। कैसे करता है वो कंसेक्यूटिव लेक्चर्स में हम देखेंगे। और ये जो हमारी ब्रांच है जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेसिकली दिस स्टैटिक वर्ड मीन्स जब कोई चीज़ रेस्ट पे होती है या फिर रुकी हुई होती है तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक। और इलेक्ट्रो हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो हम इतना तो बेसिक जानते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है, फिर भी हम कवर करेंगे जानबूझ के। तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज होता है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो अपनी फील्ड तैयार करेगा और कुछ इलेक्ट्रिक फोर्सेस आने वाले हैं उसके आजू बाजू। तो वो सब चीज़ें जो स्टडी होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो होता क्या है कि चार्ज जो है वो अगर एक जगह पे रुके तो वो उसके आजू बाजू की स्पेस को मॉडिफाई कर देता है।
यानी वो स्पेस की प्रॉपर्टी ही बदल देता है। अगर उसके बीच में, उसके इलाके में और कोई घुस आया, कोई और चार्ज अगर आता है तो उसे पता चल जाता है। वो दो में से एक तरीके से रिएक्ट करता है, या तो वो सेम चार्ज होगा तो उसको ढकेल देगा, या तो फिर वो उसको अट्रैक्ट करेगा अगर वो अपोजिट चार्ज है। तो ये सब स्टडी हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऐसी है कि मज़ा मस्ती बहुत चलती रहेगी, बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, फिजिक्स जो है वो कंसेप्चुअली पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। कहने का मतलब आपको थ्योरी पढ़ने में, वो एनिमेशन, इमेजेस, स्टोरीज सुनने में बहुत मज़ा आएगा, नो डाउट। तो इसमें कंसेप्ट तो लगने वाले हैं, कंसेप्चुअल है, ओके। दूसरी बात, इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ते हैं। वी विल बी डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स आल्सो इन द कंसेक्यूटिव लेक्चर्स। और उससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको फिजिक्स में फुल मार्क्स चाहिए या फिर आपको रियल टेस्ट लेना है फिजिक्स का, तो आपको उसके न्यूमेरिकल्स आने ही चाहिए। दैट्स वाई वी हैव स्ट्रक्चर्ड आवर लेक्चर्स लाइक दिस। फर्स्ट विल बी गोइंग फॉर थियरी, कंसेप्ट्स एंड थ्योरम्स। उसमें आप क्या सभी लोग एंजॉय करते ही है, ये तो हर कोई कर रहा है यहाँ पे। पर हम क्या अलग करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स अलग अलग स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से लेंगे, ओके। इट्स नॉट लाइक दैट कि कहीं से भी उठा के लेके आ जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आपको आसानी से मिल जाएगा, आप स्टडी कर पाओगे। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ भी सकते हो, पर्सनली विल अप्रोच। तो हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ले लेंगे अलग अलग स्टैंडर्ड बुक से, एंड देन विल गो फॉर द एक्सरसाइजेज ऑल्सो। यानी जितने भी अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है वो सारे हम कवर करने का ट्राई करेंगे, ओके। आफ्टरवर्ड वंस दोज थिंग्स आर कवर्ड, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइजेस और कुछ और चीज़ें जो मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है, दोज विल बी कवरिंग। तो हैविंग सेड दैट, लेट्स टेक दिस थिंग सीरियसली, बिकॉज फिजिक्स जो है उसमें आपको तीन चीज़ों को पक्का लेके चलना है, कंसेप्चुअली क्लियर रहना है। सेकेंडली, व्हाट यू नीड टू विजुअलाइज इट, फील इट, सो एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। और तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, मार्क्स पाने के लिए न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। तो मैं उसका ध्यान रखूँगा, हम लोग साथ में मिलकर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एंड बिफोर गोइंग अहेड, मुझे फिर से एक बार एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। वो कंसेप्ट है एटम का। एटम क्या है? आपके आजू बाजू में जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो कैमरा है, आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग हैज़ मेड अप फ्रॉम दिस ओनली, विच इज़ नथिंग बट एटम। एटम हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड एटोमियस। इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको तोड़ नहीं सकते हम। बाद में मॉडर्न स्टडीज़ में पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल, ये एटम का एक एनिमेशन बोल लो आप। इसके अंदर सेंटर में आपको दिख रहा है बहुत हेवी न्यूक्लियस होता है। 99.9% पूरे इस एटम का मास वो सेंटर में ही बैठा हुआ है। और न्यूक्लियस में बैठते हैं दो लोग। कौन से दो लोग होते हैं न्यूक्लियस में बैठने वाले? एक होता है हमारा न्यूक्लियस में, एक है आपका प्रोटॉन होता है, एक जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसके साथ होता है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन यानी कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इन दोनों को साथ में अगर एक ही वर्ड से बोलना है तो एक सिंगल वर्ड है इन लोगों के लिए, उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो हमें अगर कोई कहता है न्यूक्लियॉन्स, तो समझ जाइए कि आपको सिर्फ प्रोटॉन नहीं लेना है या तो सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं लेना है। न्यूक्लियॉन्स बोलने के बाद इतना समझ लेना कि इन दोनों को भी कंसिडर करना पड़ेगा, प्रोटॉन को भी, न्यूट्रॉन को भी। इतना समझ गए? उसके बाद फिर ये जो बाहर गोल 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 घूम रहे हैं, किसी को मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ, जो कि मुश्किल है। तो एक काम करता हूँ, सपोज़ यहाँ पे ये आ गया, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमते रहता है, सराउंड करते रहता है, और यही एक मैटर से दूसरे मैटर, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर होता है, और इसी की वजह से आगे चल के हमको इलेक्ट्रिसिटी और सब कुछ देखने मिलता है। तो हैविंग सेड दैट, दिस इज़ अबाउट एटम। लेकिन ये तो सिर्फ वही बात होगी, फिर से ऊपर 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 पढ़ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपको चाहिए तो आप नोट डाउन कर लीजिए या तो याद रखने की कोशिश कीजिए। यूजुअली दिया होता है, बट स्टिल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या है ये? दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो लिटरली 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg है, पर कैलकुलेशन के पर्पस से हमें सिर्फ 1.67 लिया तो भी चलेगा। सो मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस थिंग। अब
एक यूनिट है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये यूनिट यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट में जाते हो, आप कुछ सब्जी खरीद रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, किलो में मांगते हो, बराबर। तो किलो इज़ अ राइट यूनिट फॉर दैट स्केल। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए और आपके यहाँ पे बहुत सारा रॉ मटेरियल आ रहा है, तो वो टन्स में आएगा, क्विंटल में आएगा, बराबर। तो वहाँ पे वो यूनिट ठीक है। इस केस में जो यूनिट है वो बहुत छोटू यूनिट लगने वाला है, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट लिया जाता है 1.008 यू। अब ये यू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। इसके बारे में मैं एक छोटी सी चीज़ आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। तो ये है हमारा मास ऑफ प्रोटॉन, यूजुअली दिया होगा, और हो सके तो याद रखिए, अच्छी बात रहेगी। फिर आता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखा जाए तो ये 1.67 है, 1.67 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 4 है, 6 9। तो देखा जाए तो दोनों का भी, और स्केल भी देखिए -27 -27, तो दोनों का भी वेट जो है या फिर मास जो है वो इक्विवेलेंट है, बोल सकते, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। ओके, तो क्या करें फिर, तो आप इसको अगर 1.67 ले रहे हो तो इसको भी 1.67 ले लोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, बट स्टिल 1.675 बस लिख देना इसके आगे, तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। कैलकुलेशन के पर्पज से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको उसको एटॉमिक मास यूनिट में लिखना है तो वो 1.008 के सामने 66 यू इतना लिख दीजिए, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी सेम। बहुत छोटा सा फ़र्क होता है, दोनों का भी मास इक्वेलेंट ही माना जाएगा। आफ्टरवर्ड कौन बचा भाई? अब इसके बाद कौन बचा हुआ है? देखो कौन है ये? प्रोटॉन हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, पता है आपको। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं। हमने न्यूक्लियॉन्स के बारे में बात कर ली। अब और एक टर्म है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ये हो गए न्यूक्लियॉन्स, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का मतलब होता है न्यूक्लियस के बाहर के लोग। और एक ही चीज़ है, वो है इलेक्ट्रॉन। भले कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम उसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है, इस केस में इसका जो मास होता है वो 9.10938, इतना लेने की ज़रूरत नहीं है। 9.1 × 10⁻³ kg, आप इसको इतना ले सकते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जाए तो बहुत छोटा होता है, 0.00054 यू, इतना। ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें आगे चल के मैथमेटिक्स में, यानी न्यूमेरिकल्स करते वक्त आने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। एनीवेज, अगर ये 3 चीज़ें हो गई तो और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर, और वो जो चीज़ है वो है हमारा चार्ज। अच्छा, एक मैं आपको बोला था ना कि एक चीज़ मुझे बतानी है, वो ये है कि ये जो U है, अभी NCERT ने इसको रिप्लेस कर दिया, या फिर ओवरऑल साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है कि U को यूनिफाइड मास यूनिट बोल दिया है, विच इज़ रिप्लेस बाय एटॉमिक मास यूनिट। तो जो AMU लिखते थे वो अभी डायरेक्टली सिर्फ U लिखा तो भी चलेगा। तो U यानी क्या हो गया? यूनिफाइड मास यूनिट, इतना याद रखिएगा, जो अभी एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे लिखा जाता है, यानी कि डायरेक्टली U लिखते हैं। तो ये है हमारा रिगार्डिंग एटम, उसके अंदर के न्यूक्लियॉन्स और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और उनसे रिलेटेड कुछ नंबर्स का। आगे देखते हैं कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो उसके ऊपर चार्ज क्या होता है। ये मैंने बाद में क्यों ऐड किया, क्योंकि अब तक हमने चार्ज तो इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है। फिर भी मैं सिर्फ वैल्यू बता रहा हूं, क्योंकि ये एक बंच में एक स्क्रीनशॉट ले लोगे आप तो भी आपके पास रहेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.602 × 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिवली चार्ज होगा, और प्रोटॉन अगर होगा तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस ले लेना। अब बात ऐसा है कि आपको क्या लगता है, मुझे बताइए कि अगर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिवली चार्ज है, तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? तो हमारी सोसाइटी का डॉगमा है, या फिर आप बोल सकते हो कि सोसाइटी ने हमारे सर में घुसा के रखा है कि बी पॉजिटिव, स्ट्रांग रहो। तो ये जो पॉजिटिव करते हो तो हमें लगता है पॉजिटिव काफ़ी स्ट्रांग होता है, पर फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता भाई। पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर उनसे एसोसिएटेड सेम होगा। सो जितनी स्ट्रेंथ आपके पॉजिटिव की होगी उतनी ही स्ट्रेंथ आपके नेगेटिव की भी होगी। दोनों भी क्या है? न्यूमेरिकली इक्वल है, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। अंडरस्टूड? तो हमारे पास है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। तो ये चीज़ें हो गई रिलेटेड टू एटम बिफोर गोइंग अहेड विद द चार्ज। तो अब चार्ज की शुरुआत कर ही देते हैं। तो इसका जो सबसे पहला आप बोल सकते हो, साइंटिस्ट का नाम बोलो या फिर फिजिसिस्ट का नाम बोलो या फिर एक्सपेरिमेंट करने वाले का नाम बोलो, तो वो नाम है थेल्स का।
थेल्स ऑफ मिलेटस इस नाम से वो फेमस है। अराउंड 600 BC में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने दिखाया दुनिया को कि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जो मैजिकल लगती है, पर वो मैजिकल चीज़ें क्या है वो हम कंसेक्यूटिव अभी चीज़ों में देखने वाले हैं। तो ये जो थेल्स है इसका जो टाइमिंग था वो बिफोर क्राइस्ट था, 624 टू 546, अराउंड एज 78 तक वो जिया। और वो ऐसा दिखता था कुछ। और इसको आप साधारण इंसान मत समझिएगा, इसको लोग वाइडली फादर ऑफ साइंस भी बोलते हैं। और इसके काफ़ी है, यानी कि इसने स्कूल भी बनाया था, अपना खुद का स्कूल बनाया था उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें इसने की। बेचारा क्या 78 के एज में भी पता नहीं ओलंपिक्स देखने गया था, और ओलंपिक्स देखते टाइम हुआ ऐसे कि पता नहीं उसकी टीम हार गई या फिर क्या हुआ, पर उसको हार्ट अटैक आ गया और कार्डियक अरेस्ट से वो वही मर गया। ऐसी इसकी स्टोरी है थेल्स की। तो हमारी चार्ज की स्टोरी हिस्ट्री वाइज यहाँ से शुरू होती है। तो उसने किया क्या, उसने एक एम्बर का स्टिक लिया और एम्बर का स्टिक लेके उसने वूल के ऊपर रब किया और फिर देखा कि छोटी छोटी चीज़ें जो भूसा, स्ट्रॉ वगैरह कहते हैं उसको, ये हो गया या फिर कागज़ के टुकड़े हो गए, ये सब कुछ क्या है वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करने लगा। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब लगता था। तो ये सब चीज़ें उसने करके देखी। किसने? थेल्स ने। अब एक और चीज़ बता देता हूँ। एम्बर बोला तो मुझे मेरे बचपन का जो एक मूवी है वो याद आ गया। वो जो मूवी था वो था जुरासिक पार्क, 1995 का मूवी था। यानी वी आर दैट जनरेशन वो आर फॉर्चुनेट टू सी द फर्स्ट एवर मूवी ऑन डायनासोर्स, यू में से। तो ये जो बंदा है ये बहुत रिच होता है और ये क्या करता है, इसको मिलता है कुछ इस तरीके का मटेरियल जो थोड़ी देर पहले मिलेटस एक्सपेरिमेंट जिसके साथ कर रहा था ना, वही चीज़ है ये वाली चीज़। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक मच्छर होता है वो डायनासोर को काट लेता है। अब पहले के मच्छर है, अपने मच्छर जितने तो होंगे नहीं, तो काफ़ी बड़े बड़े मच्छर थे पहले। तो वो डायनासोर को जाके काटा तो उसका ब्लड उसने क्या कर लिया, सक कर लिया और एक वो पेड़ पे जाके बैठ गया। वो जो पेड़ था वो था रबर का, उसमें से ऐसा स्टिकी लैटेक्स कहते हैं उसको, वो चीज़ निकली और वो उसको कवर कर गई। उसके बाद फिर वो थोड़ा ड्राई हो गया, डायनासोर्स तो ख़त्म हो गए पर वो चीज़ वैसी रह गई। तो स्टोरी में ऐसे दिखाया गया है आगे चल के कि ये उसको मिलता है एम्बर, और इसको एम्बर कहते हैं। ये चीज़ उसको मिलती है और उसमें से वो ब्लड एक्सट्रैक्ट करके डायनासोर का निकालता है डीएनए, और वो डीएनए से वो क्लोन करता है डायनासोर्स और बनाता है एक पार्क जिसको बोलते हैं फिर आगे चल के जुरासिक पार्क, क्योंकि वो एरा जो था वो जुरासिक एरा था। ऐसी कुछ छड़ी भी बना के रखता है वो खुद के पास उसी एम्बर की। ओके, इसके अलावा ये जो एम्बर है, और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्यों बता रहा हूँ, इसका आपको समझ में आएगा। ये जो एम्बर है ना, ये एम्बर सिर्फ मूवी के पहले यानी मूवी तक के नहीं, इसके पहले भी वो एम्बर जो है वो यूज़ होता था। इनफैक्ट जो इजिप्शियन थे वो इजिप्शियन उससे ऐसे गहने बनाते थे। और एक मैं आपको ओरिजिनल रिंग दिखाता हूँ। ये एक्चुअली ओरिजिनल रिंग है इजिप्ट के टाइम की, यानी कि जब वो पिरामिड विरामिड बन रहे होंगे उस टाइप के। तो होता क्या था कि ये एम्बर और जो वो वुलन कपड़े पहनते थे वो रब होने की वजह से उनके जो हेयर थे वो पुल हुआ करते थे वो पर्टिकुलर ऑर्नामेंट की तरफ। पर उसका कोई इतना साइंटिफिक रिकॉर्ड नहीं है जितना थेल्स का है, इसलिए उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन हाँ, ये जो एम्बर है इट हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली। लिटरली इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है एम्बर, और इसी से हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जन्म होता है। तो ये सब हो गई स्टोरी एम्बर की और क्यों हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अगर आप इसको रब करोगे और इस तरीके से कुछ पेपर उठाने का कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि मैग्नेट की तरह ये खींचे जा रहा है, और हिस्टोरिकली इसका क्रेडिट जाएगा हमारे थेल्स बाबू को। तो आगे चलते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट थिंग। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये मटेरियल के एटम्स में होते हैं। कहाँ होते हैं बताता हूँ मैं। जैसा कि आप जानते हो कि सब कुछ एटम से बनता है, और जो एटम होता है अगर एटम है यानी मास है उसका, मटेरियल तो मास होगा। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और अगर मास है किसी चीज़ का तो ही स्कोप होता है चार्ज आने के लिए। तो कहने का मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए तो कोई भी सब्सटेंस हो उसके अंदर एटम होगा, और एटम के ऊपर ही क्या आएगा, उसके अंदर के चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज आके बैठेंगे अलग अलग टाइप के। तो होता ये है कि इसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये सब कुछ हम देख चुके।
अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अगर किसी बॉडी पे है तो हमें एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता, वो शॉक क्यों नहीं लगता। तो होता ऐसा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का स्ट्रेंथ होता है इक्वल और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टग ऑफ वॉर देखा है आपने, अगर आपके स्कूल में आपने खेला होगा, टीम ए टीम बी, और दोनों में अगर इक्वल स्ट्रेंथ के लोग हो और खींच रहे हो तो काफ़ी टाइम लगेगा, या फिर आपको ऐसा दिखेगा कि रस्सी तो हिल ही नहीं रही है भाई। क्यों नहीं हिल रही है? क्योंकि उस साइड का स्ट्रेंथ खींचने का और इस साइड का स्ट्रेंथ दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि दोनों का भी जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो इक्वल है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। उसी तरीके से जो हमने अभी देखा था कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। दैट्स द रीज़न कि हमें किसी चीज़ को छूने पे करंट नहीं लगता यूजुअली, अनलेस इट इज़ चार्ज। आप जाके लाइव वायर को अगर छेड़ोगे, हाथ लगाओगे तो क्या होगा आपको मालूम है। एनीवेज, यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए मैथमेटिकली। अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो आपको यहाँ पे क्लियरली मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, पर मैं तो देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 5 पी लिखे हुए, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है 5। तो आप थोड़ा साइड में आ जाइए। ये जो 5 प्रोटॉन है, ये 5 प्रोटॉन्स की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है इनकी वजह से इसके ऊपर क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, +5 और -5 करने पे क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसीलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कहने का मतलब नेट चार्ज जो है वो 0 होता है, एटम न्यूट्रल होता है, इसलिए हमें करंट नहीं लगता। अदरवाइज़ पानी पीते वक्त भी बड़ा डर लगेगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम, एक न्यूमेरिकल आएगा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जहाँ पे हम एक कप पानी में कितना चार्ज होता है वो पता करेंगे। अगर गलती से थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ गया तो 1% भी अगर बैलेंस बिगड़ता है तो इट्स सफिशिएंट टू टीयर ऑफ आवर एंटायर अर्थ, इतना खतरनाक हो सकता है। तो एनीवेज वो चीज़ तो हम बाद में देखेंगे। तो आपको समझ गया होगा कि हमें किसी चीज़ को छूने पे करंट क्यों नहीं लगता, या फिर हमें ऐसा एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता चार्ज, जो कि हमें पहले के एनिमेशंस में दिखाया गया। एनीवेज, अगर ये हो गया होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अभी थोड़ा और डिस्कशन ऐसा है कि अगर आप 2 चीज़ें लेते हो और उसको रब करते हो, या फिर कोई बैटरी वैटरी लगाते हो, तो इस वजह से एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दोनों चीज़ें एक दूसरे पे रब की तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। जिससे इलेक्ट्रॉन निकले, जहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए, वहाँ पे क्या हुआ, सोचिए आप क्या होगा। देखिए ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के इस साइड में चले गए, तो यहाँ पे कौन बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे कौन बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से, राइट। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन से ज़्यादा हो गए, करेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स जाके बैठ रहे इनके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज़्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या लेफ्ट साइड में प्रोटॉन से ज़्यादा है, इसलिए ये निगेटिवली चार्ज हो गया। तो बहुत आसान है समझने के लिए। तो हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होता है। वो होता है बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम क्रिएट नहीं करते, हम चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, मास क्रिएट नहीं कर सकते। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं, जो एप्लीकेबल है चार्ज के ऊपर भी। तो ये सब कुछ हो गया होगा, तो एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी में अब तक हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि आप चार्ज बोले जा रहे हो, पर उस टाइम पे जो थेल्स था उसने एम्बर रब करके कुछ चीज़ें तो उठा ली, पर उससे क्या डिक्लेयर हुआ, कैसे पता चला कि पॉजिटिव नेगेटिव ये जो बोले जा रहे हैं हम, जो हम प्री अज्यूम करके चल रहे हैं कि 8, 9, 10th में पढ़ा होगा। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट से क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें प्लस माइनस इंट्रोड्यूस हुआ, किसने इंट्रोड्यूस किया, क्यों इंट्रोड्यूस किया, और क्या उसकी गलती हुई, क्या अच्छा हुआ, सब कुछ हम देखेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट देखने के पहले अब हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। बहुत एक्सपेरिमेंट किए लोगों ने, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें से ये एक एक्सपेरिमेंट जो है ये आपको बड़े आसानी से किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है अभी आपको, एक रेड कपड़ा है और साथ में एक स्टिक रखी है। ये जो स्टिक है ये है आपकी
ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है और ये जो कपड़ा है ये सिल्क का कपड़ा है। अब हमको करना है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बाय द वे, ठीक है। तो क्या करना है एक्सपेरिमेंट में, आप ये एक रॉड ले लो और वो सिल्क के ऊपर रब करो, ओके। तो हमने इसके पहले देखा था कि रबिंग करने से क्या होता है, एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफ़र होकर दूसरी बॉडी पे चला जाता है। तो यहाँ पे हम एक बार रब कर लेते हैं, तो हमारे पास ग्लास रॉड जो है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप इंसुलेटर लगा के रखा है, क्योंकि हमारी बॉडी कंडक्टर होती है बाय द वे। और अगर हम अर्थ से कनेक्टेड है तो अर्थ भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे कुछ हो भी रहा है, चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, तो वो हमारे बॉडी से सीधा अर्थ में चले जाएंगे और फिर हमें कुछ मिलेगा ही नहीं एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, फिर इसको रब कर लो और सिर्फ ग्लास रॉड को रेडी रखो, यानी आपने उसको रब करके रेडी रखा, यहाँ पे इंसुलेटिंग हैंडल भी है, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक रॉड लेते हैं, या फिर एम्बर का रॉड लिया तो भी चलेगा। प्लास्टिक का रॉड हमारे टेक्स्ट बुक में प्लास्टिक लिखा है तो हम प्लास्टिक का रॉड लेते हैं। आप एम्बर का लेना है, आप एम्बर का लो, प्लास्टिक का रॉड लो। और ये किसने बिल्ली मारी पता नहीं, पर उस टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लोग, तो कैट के फर पे ही रब किया था। तो प्लास्टिक को रब किया कैट के फर के साथ। इसको भी हैंडल है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब आपके पास क्या है, दो चीज़ें हैं। एक हो गया आपका ग्लास रॉड जो हमने रब कर लिया है और रबिंग से चार्जेस ट्रांसफर होते हैं जो मैंने बोला था, तो ग्लास रॉड रेडी है। फिर दूसरे इसमें हमने क्या किया, प्लास्टिक के साथ सेम चीज़ की, सिर्फ हमने क्या किया, कैट फर लिया, ये भी रेडी है। अब अगर आप और एक ग्लास रॉड लेके सेम चीज़ रिपीट करते हो और दोनों को पास लेके आते हो, तो उसके लिए एक सेटअप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं एक सिल्क रॉड से बांध देता हूँ, ये तुम्हारा क्या है, ग्लास रॉड है। उसके बाद फिर ये तुम्हारा और एक चार्ज ग्लास रॉड है। अब मैं अगर इसके पास लेके जाता हूँ तो मुझे क्या ऑब्जर्व करने मिलता है, जैसे ही पास लेके गया ये तो दूर भाग रहा है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो ग्लास रॉड है और जो दूसरा ग्लास रॉड है ये सेम है, दोनों पे भी सेम तरीके की ही चीज़ आई होगी। तो जैसे आप इसके पास लेके जाते हो तो आपको दिखता है कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा, रिपल्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है और नीचे की डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट फोर्सेस है। उसके बाद आपको मैंने बोला था प्लास्टिक रॉड भी रेडी रखना। अब अगर आप ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास लेके जाते हो तो कमाल की बात यह है कि प्लास्टिक और ग्लास के रॉड एक दूसरे को स्टिक हो जाएंगे। कहने का मतलब दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। देखो दोनों ग्लास थे यानी कि सेम थे, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और यहाँ पे प्लास्टिक और ग्लास अलग अलग मटेरियल है, कुछ अलग चीज़ें हुई होगी, इसलिए दे बिकेम अपोजिटली चार्ज एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ग्लास और प्लास्टिक जो है उसके ऊपर फोर्सेस कैसे रहने वाले हैं, एक दूसरे की तरफ, ओके। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उससे हमको क्या क्या चीज़ें क्लियर होती है। उससे हमें ये क्लियर होता है ग्लास रॉड एक्सपेरिमेंट से कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी को कहा जाता है पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, जिससे हम दो अलग अलग टाइप के चार्जेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब हम देखते हैं कि ये जो प्लस माइनस जिसने दिया उसके बारे में, तो किसने इंट्रोड्यूस किया प्लस माइनस। द चार्जेस वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसका टाइम पीरियड था 1706 से लेकर 1790 तक। ये उस टाइम का काफ़ी क्या कहते हैं उसको, उस टाइम पे लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता था, पर उसका एज 84 यानी अच्छा खासा बुढ़ा हो गया था भाई, ओके। तो उसको सेज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको सेम तरीके से 1 बाय 1 दिखाना चाहता हूँ कि ये इतना खतरनाक बंदा क्यों है। तो यहाँ पे देखो ये पतंग उड़ा रहा है, दिख रहा है आपको, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये उसका असिस्टेंट है। तो ये लोहे की तार से पतंग उड़ा रहा था और ये ट्राई कर रहा था कि इस जार में हम चार्ज स्टोर कर सके, और इधर चाबी भी लटका के रखी थी। तो इतना डिटेल में तो हम नहीं जाने वाले, पर इतना है कि ये जो जार है इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी, यानी इट्स वन ऑफ द अर्ली अटेम्प्ट। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जब इतना सारा क्या कहते हैं मौसम ख़राब है, बिजली कड़क रही है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो ये भाई साहब पतंग उड़ा रहे थे, सोचिए आप। उसके बाद फिर इसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। आफ्टरवर्ड
उसने ही नाम दिया लाइडन जार्स और बहुत सारे चीज़ों को इलेक्ट्रिकल में नाम दिया, और इसी भाई साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया प्लस और माइनस। तो उसने क्या किया, उसको ग्लास पसंद होगा तो उसने ग्लास रॉड को बोल दिया पॉजिटिव, और प्लास्टिक उसको अच्छा नहीं लगता होगा तो उसने उसको बोल दिया निगेटिव। ये सिर्फ मैं मजाक कर रहा हूँ, पर उसने पॉजिटिव और निगेटिव इस तरीके से नाम दे दिया। तो जो कैट फर था वो क्या हुआ, प्लास्टिक निगेटिव है तो कैट फर पॉजिटिव हो गया, और अगर ग्लास पॉजिटिव है तो वुल नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये नाम देने वाला सब कुछ ये था। आगे चल के इसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ भी हुआ, पर उसने और काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स और चीज़ें दी थी, जैसे फ्रैंकलिन स्टो नाम की चीज़ जो आगे से ऐसा फ्रंट ओपन रहेगा, वहाँ पे ठंड बहुत होती है ना, तो काफ़ी काम की चीज़ थी उस टाइम पे। भाई साहब डिप्लोमेट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। जो पहला यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन था। पब्लिकेशन भी करते थे और काफ़ी आइडियाज़ रहते थे। और जो घरों पे बिजली गिरती है उससे बचने के लिए जो ऊपर लगाया जाता है ना, यहाँ ऊपर रॉड, लाइटनिंग रॉड, वो भी इन्हीं भाई साहब ने दिया था। तो ऐसे थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो मैं इसका इतना गुणगान क्यों कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। एक्चुअल में ये एक इकोनॉमिस्ट भी थे, तो इनको लगा कि मेरे अकाउंट में अगर पॉजिटिव होगा, यानी मेरे अकाउंट में पैसा होगा तो ही मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ ना, नहीं तो कैसे ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। तो उसने सोचा कि इसका मतलब कि अगर ये फ्लो हो रहा है करंट, तो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, जिसके पास है यानी कि पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, या फिर उधर हायर पोटेंशियल है तो पॉजिटिव से इस तरफ नेगेटिव, जहाँ कम पोटेंशियल है वहाँ फ्लो होगा। तो हमने करंट ले लिया बाय कन्वेंशन पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इन रियलिटी हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ, सोचो थोड़ा। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, कहाँ पे जाएगा, निगेटिव की तरफ नहीं, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो करंट का फ्लो भी तो माइनस टू प्लस होना चाहिए ना, पर नहीं। उस टाइम पे भाई ने बोला करने का तो करने का, काफ़ी स्ट्रांग बंदा था, उसने बोला पॉजिटिव टू निगेटिव, तो लोगों ने ले लिया पॉजिटिव टू निगेटिव। और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच के कि ये यूएस का प्रेसिडेंट भी था, पर ये यूएस का प्रेसिडेंट कभी बना नहीं। हाँ, इसके कन्फ्यूजन का एक रीज़न है क्यों इसको समझते हैं लोग, क्योंकि एक $100 का जो बिल है उसके ऊपर भी इसका फ़ोटो होता है, तो यूजुअली प्रेसिडेंट का ही फ़ोटो आता है, पर ये प्रेसिडेंट नहीं था, पर प्रेसिडेंट से कम भी नहीं था, इतना चलता था इसका। तो इसकी वजह से हमको थोड़ा गड़बड़ा गया सब कुछ, पर फिर भी सारे कैलकुलेशन सही आते हैं। तो हम उसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो हम कंसेक्यूटिव लेक्चर्स में देखेंगे। हैविंग सेड दैट, अगर किसी बॉडी पे या फिर रॉड को रब करने के बाद चार्ज है कि नहीं कैसे दिखेगा, क्योंकि वैसे तो सिर्फ देख के तो पता नहीं चलेगा, है ना। एक तो करंट खाना पड़ेगा या फिर कुछ चीज़ लगेगी जिससे हम उसको ऑब्जर्व कर सके। उसके लिए हमारे पास है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, और ये डिटेक्ट करता है चार्ज ऑन द बॉडी। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा होता है। ऐसा एक लाइडन जार ही होता है वो, उसके अंदर बाहर से इंसुलेटिंग एक कॉर्क होता है, फिर कंडक्टिंग मटेरियल या फिर वायर होती है, और नीचे 2 गोल्ड लीफ होती है। तो एक्चुअल में ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था, इसने इस तरीके की एक चीज़ बनाई थी, पर वो थ्रेड यूज़ किया था उसने। ये जो है, जो इतना प्रॉपर सेटअप किया था, वो बंदा था क्लैरिगमैन अब्राहम बेनेट। इन 1787 ही set up a simple apparatus which is used to measure the charges or to know whether it is charged or not। तो इसमें होता क्या है कि वही अपना ये प्लास्टिक रॉड है, सपोज यहाँ पे लेके आ गए, इसको टच किया तो इलेक्ट्रॉन चल दिए। इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये 2 गोल्ड लीफ है। अब दोनों जगह इलेक्ट्रॉन घुसने के बाद क्या होगा, दोनों भी जगह पे इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, रिपेल होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए तो ज़्यादा रिपेल होगा, थोड़े इलेक्ट्रॉन गए तो थोड़ा रिपेल होगा। इनफैक्ट ये बहुत कम क्वांटिटी का भी चार्ज होगा तो भी डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है आपका गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। आपको किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में इसका स्कीमेटिक डायग्राम मिल जाएगा, वो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ तक क्या था हमारा चार्ज से रिलेटेड क्या कहते हैं उसको, जर्नी। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पिकअप कर लेते हैं। क्या क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स के बारे में, प्लीज़ नोट इट डाउन। नंबर 1, चार्ज ट्रांसफ़र। यूजुअली चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हम चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्ज की कोई फैक्ट्री नहीं होती, किसी के घर में बनता नहीं है, आपको सिर्फ ट्रांसफ़र करते आता है और कुछ नहीं। सेकंड,
इसका जो नेमिंग है वो जैसा कि मैंने आपको बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्म्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये भी हमने देखा। आफ्टरवर्ड इसके कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स बाय कन्वेंशन, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव वेरएस प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव, ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली है। एंड देन इलेक्ट्रिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग समथिंग, न्यूट्रल है मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो। एन ऑब्जेक्ट विथ अ चार्ज इज़ इलेक्ट्रीफाइड एंड द प्रोसेस इज़ इलेक्ट्रिफिकेशन, वाइल वन विदाउट एन इम्बैलेंस इज़ न्यूट्रल। कहने का मतलब जितना प्लस उतना माइनस, तो हम उसको कहेंगे न्यूट्रल। तो यहाँ तक के हमने ये सारी चीज़ें देखी। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, कंडक्टर और इंसुलेटर। पहले मैं इंसुलेटर को निपटा लेता हूँ। यूजुअली जैसे ग्लास हो गया, लूसिड एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, वुड है। अब इसके ऊपर और एक लंबा जाएगा लेक्चर, तो फिर कभी देखेंगे। सिर्फ ग्लास, लूसिड, वुड, ये एग्जांपल याद रखिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं ये प्लास्टिक का पेन लेता हूँ और प्लग में डाल के बटन ऑन करता हूँ, आप एक कील ले लो, जो नेल होता है ना, वो लेके ऑन करो, मेरा नाम मत बोलना बस। तो कहने का मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि प्लास्टिक के थ्रू मुझे तो करंट नहीं लगने वाला, और कोई वहाँ पे लोहे की चीज़ तो डालेगा नहीं, चम्मच वम्मच ये वो। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडक्टिविटी। तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो हो गया कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, जितने भी मेटल है। हम मेटल नहीं है पर हमारे बॉडी में मेटल है। और अर्थ इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर, वाटर इज़ ऑल्सो अ कंडक्टर बट नॉट प्योर वन। प्योर वाटर इज़ नॉन कंडक्टर। टैप वाटर जो अपना नल वल का पानी होता है ना, वो आप उसको कंडक्टर बोल सकते हो। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर किस बिना पे या फिर किस आधार पे बनता है? इनके पास होता है भर भर के इलेक्ट्रॉन, जितने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन लो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कभी भी आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो तो इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट होते हैं। और दूसरी तरफ इन लोग का है थोड़ा दिक्कत, इनके पास नहीं होते ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम इसको एज ए इंसुलेटिंग पर्पस यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा और एक चीज़ होती है सेमीकंडक्टर, वो हम अलग से स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में नहीं। तो इस चैप्टर में हम देख पा रहे हैं कि जो गुड कंडक्टर है उसमें होता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से हम उसको कंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। पर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, किसी को करंट वरंट ना लगे, इसलिए हम बाहर से इंसुलेटर लगाते हैं, इंसुलेशन कवर यूज़ करते हैं, जो कि नॉन कंडक्टर होता है, यानी कि इंसुलेटर इटसेल्फ होता है, इंसुलेशन कवर कहते हैं। तो इस टाइप का ये 3 फेज़ वायर है। काफ़ी आगे चल के आपको इसके बारे में भी पता चलेगा, हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हो गई रिगार्डिंग कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, जैसा मैंने बोला कि अपन फिर कभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में। इसके बाद फिर अगर आप कोई मेटल लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये गोल्ड बॉल है, तो इसको अगर आप चार्ज देते हो ना, तो ये चार्ज क्या करते हैं, इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं इक्वल, यानी दूर दूर, भाई तू मेरे से दूर रहे थोड़ा सा, ऐसा करते करते दूसरे के पास गए तो उससे भी दूर। तो कहने का मतलब कि ये लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फैल जाते हैं मेटल के ऊपर, अगर कंडक्टर है, यानी कि फॉर एग्जांपल गोल्ड बॉल। वेयर एज अगर आप कोई नॉन कंडक्टर लेते हो जैसे प्लास्टिक बॉल, तो ये लोग है ना एक जगह ही जमा हो जाते हैं, ये ट्रांसफ़र नहीं होते यहाँ से वहाँ, इसीलिए तो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं ना। तो इन केस ऑफ प्लास्टिक इस तरीके का सीन होगा, या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में, और कंडक्टिंग में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब ये सब कुछ हो गया, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमेरिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं ये पढ़ लेता हूँ एक बार। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है कि इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on other body? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा अलग सेटअप में आना पड़ेगा। ये वही प्रॉब्लम है जो मैंने अभी बोला था आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको मैं एनलार्ज कर देता हूँ और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो देखिए 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है वो, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, यानी let's say there is particular body A and there is another body B. Now as per the numerical 10⁹ electrons move out of the body to another body. इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन B पे जा रहे हैं, और कितने जा रहे हैं,
10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी हर सेकंड, एवरी सेकंड यहाँ से 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स बी पे जाने वाले हैं। बाय द वे, थोड़ा इसका रियल फील आने के लिए क्या आप बता सकते हो मुझे कि 10 टू द पावर 9 यानी एग्जैक्टली कितना हुआ, यानी इंडियन कंटेक्स्ट में समझने के लिए। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए, यूजुअली ये 10 हो गया, 100 हो गया, ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी। 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, 1 2 3, अब और 3 0 ऐड किए मैंने, तो ये हो गया 10 टू द पावर 6। इसका मतलब ये 10 लाख हुआ, और उसमें 3 0 ऐड अगर कर दूँ तो ये हो गया 10 टू द पावर 9। अब अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में देखो तो आपको दिखेगा कि ये हो गया आपका 100 और 7 0 उसके ऊपर, यानी कि तकरीबन 100 करोड़, यानी 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन हर सेकंड पे अगर मैं ट्रांसफ़र करूँ तो बी पे 1 कूलम होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये है सवाल। तो होपफुली आपको समझ गया होगा कि आपको पता कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा बी पे 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट होने के लिए या फिर जनरेट होने के लिए, अगर हम हर सेकंड 100 करोड़ ट्रांसफ़र करते रहे बी के ऊपर। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 100 करोड़ छोड़ो, पहले एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सपोज ए से बी को मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो सेकंड का देखते हैं, चलो एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन दिया, ओके। ए से मैंने बी की तरफ एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से बी पे कितना चार्ज आएगा, दोनों भी न्यूट्रल है पहले, ऑलराइट। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया उधर, एक इलेक्ट्रॉन गया तो अपना चार्ज भी उसके साथ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जाने पे आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बहुत कम हो गया, 10⁻⁻⁹ यानी बहुत ही कम है। और अगर मैं सपोज 1000 इलेक्ट्रॉन भेजता हूँ तो इंटू 10 टू द पावर 3 करना पड़ेगा, 10 लाख इलेक्ट्रॉन भेजता हूँ तो इंटू 10 टू द पावर 6 करना पड़ेगा। पर हम कितने इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, सपोज मैंने 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए तो क्या होगा, फिर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 करना पड़ेगा कूलम, बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। पर हम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इंटू 10 नहीं आएगा, 10 टू द पावर 9 आएगा। अब सिंस बेस इज सेम, और हमको पता है कि बेस अगर सेम रहेगा, कहने का मतलब अगर a⁻m है और इंटू a⁻n है तो क्या हो जाएगा, a⁻m+n। यहाँ m क्या है -19, n क्या है 9, इसका मतलब a⁻⁻19 + 9 यानी a⁻−10। ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -19 + 9 यानी -10 कूलम। इससे हमको क्या पता चला कि अगर हम 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड ट्रांसफ़र करें तो हम उसको कितना चार्ज दे रहे हैं, उसको हम चार्ज दे रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, जो अभी भी बहुत कम है। तो हमें कितना चाहिए था, हमें चाहिए 1 कूलम। तो यहाँ पे 1 कूलम जमा होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ तक समझ गया? तो आइए फिर कैलकुलेट करते। कैलकुलेट करने के लिए हमें इतना समझ गया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ट्रांसफ़र होता है। 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम होता है। इतना समझ गया? तो अब सवाल ये है कि ये तो हर सेकंड हो रहा था, अगर मुझे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम ये कितने टाइम में हो रहा था, यहाँ पे देखिए, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम कितने टाइम में हो रहा था बताइए, 1 सेकंड में हो रहा था, बराबर। तो 1 कूलम होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमारा सवाल है। बस इतना सॉल्व करना है, दैट्स इट। 1 सेकंड में इतना कूलम, तो 1 कूलम के लिए कितना टाइम। तो इसको हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा t इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम इक्वल टू 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड। अब हमको चाहिए टाइम, तो टाइम रहने दो यहीं पे, यहाँ पे हो जाएगा 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड, और नीचे आ जाएगा आपका क्या है ये बचा हुआ
इसको जाने दो इसके नीचे, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। कूलम से कूलम तो हो गया कैंसिल, बचा है सिर्फ सेकंड, यानी हमें टाइम मिल गया। तो टाइम जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, विच इज़ 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 क्या है ये, सिर्फ टाइम यानी कि सेकंड। तो इतना टाइम लगेगा भाई, एक कूलम होने के लिए इतना टाइम हमको लगने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है ना। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको अलग लिख लेता हूँ, 1/1.6 इंटू 1/10⁻10 इतना सेकेंड। अब 1/1.6 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 16 अगर नीचे लिखता हूँ, यानी डेसिमल अगर मैं डिनोमिनेटर में राइट में खिसकाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 0 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 10/16 इंटू, इसको ऊपर भेज दो, नीचे माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 10⁻10 इतना सेकेंड। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के आपको दो चार क्या लगे जितने तरीके हैं, पर आप 10 को डिवाइड करो 16 से, ये एक तरीका है। तो आप 0 लोगे, फिर यहाँ पे पॉइंट वगैरह लेके फिर सॉल्व करोगे, या फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बताता हूँ ग्राफिकली। देखो ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं हम इसको। लेट्स से कि ये मेरे पास है टोटल 10 को मैं अगर हाफ़ कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये 5 है, 5 को भी हाफ़ कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, हाफ़ मतलब 2.5। अच्छा 2.5 की अगर मैं हाफ़ कर देता हूँ तो कितना आएगा, 2.5 का हाफ़ 1.25। देखो यहाँ पे 2 हो गया, उसके और हाफ़ किया मतलब डिवाइडेड बाय 4, उसके और हाफ़ किया मतलब डिवाइडेड बाय 8, उसके और हाफ़ किया मतलब डिवाइडेड बाय 16। तो 10 का 16 पार्ट होगा ये, और ये कितना है 1.25 के हाफ़। अब मुझे बताओ कि 1.25 सपोज 0 ले लिया, इसको डिवाइडेड बाय 2 करना बहुत आसान है। 1.2 का आधा हो गया 0.6 और 50 का हाफ हो गया 25। तो आपको जैसा भी कैलकुलेशन ठीक लगे कर सकते हो। तो 10/16 इज कमिंग आउट टू बी 0.625 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स ओनली। इसको अगर आप ओपन करके देखोगे तो समझ में आएगा, 1 2 3 3 0 तो गया मतलब यहाँ पे -3 यानी कि 7 आएगा, यानी अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड, बहुत ज़्यादा ही है। तो थोड़ा फन पार्ट, अगर आप इसको कन्वर्ट कर सके तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको गाइड करता हूँ। आप किसी को भी ले लो दो में से। अगर आप इसको सेकंड से, मैं एक बेसिक कवर करके देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर सेकंड है तो आपको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, राइट। तो अगर उल्टा जाना है, सेकंड से मिनट जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा मिनट से अगर आपको जाना है सपोज आवर्स, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। अगर आवर्स टू आपको जाना है डेज, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा 24 से। और अगर आपको इसको मंथ में कवर करना है, तो मंथ में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, 30 31, कभी फरवरी का तो अलग नाटक है, कभी 28 29, पता नहीं क्या क्या होते रहता है। तो बेटर कि हम सीधा ईयर पे जंप कर ले, मंथ को स्किप करके, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं, तो आप डिवाइड करोगे 365 से, तो आपको सेकंड से डायरेक्ट ईयर मिलेगा। ओके, ये कन्वर्जन कहीं पे नोट कर लीजिए, काम में आएगा। वो हम इसको अप्लाई करते हैं अब इस चीज़ पे। तो चलो फिर, तो इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ सेकंड को ये यूज़ करके ईयर्स में। कैसे कन्वर्ट करता हूँ देखो, तो मैं थोड़ा स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड में जो, ये तो यही लिख लो, चलो 0.625 इंटू 10⁻10 हो गया, ये सेकंड है। अगर आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको नीचे 60 लेना पड़ेगा, पर आपको ईयर तक जाना है तो फिर आर में है तो फिर से आपको 60 लेना पड़ेगा, यानी मिनट हो गया, आर हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, तो इसको करना है डेज में तो आपको लेना पड़ेगा 24, और उसको करना है अगर आपको ईयर में तो 365। ये आपका मिल गया ईयर्स, इतना ईयर्स लगेगा। तो आप, मोबाइल तो सबके पास है ही, एक्चुअल कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप मोबाइल निकालो और वहाँ पे ये वैल्यूज़ जो है, आपको अगर इजी जाना है तो ये लिख लेना, ये वाला पूरा डिवाइडेड बाय
ये तो कैलकुलेटर ले लेगा आराम से, 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी अराउंड 198। कैलकुलेट करके देखो आप, 185 समथिंग आएगा, 186 ले लेते चलो, इतना ईयर्स। अच्छा, यानी तकरीबन 200 साल लग जाएगा अगर आप 100 करोड़ भी इलेक्ट्रॉन भेजते हो ना, फ्रॉम ए टू बी। अगर आप 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन यानी 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड भेजते रहोगे, तो यहाँ पे 1 कूलम होने के लिए आपको 200 साल के करीब टाइम लग जाएगा, 200 ईयर्स। मजाक की बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम कोई हल्का फुल्का यूनिट नहीं है, 1 कूलम इज़ ह्यूज, काफ़ी ज़्यादा होता है 1 कूलम, और इसीलिए तो उसको इतना टाइम लग रहा है। तो कहने का मतलब हम 1 कूलम जो है वो यूजुअली डायरेक्ट इतना यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम एक्सेट्रा, जो आगे के क्लास में हम देखेंगे। तो ये है आपका आंसर, अराउंड 200 ईयर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट और टू एक्यूमुलेट 1 कूलम इन अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका प्रॉब्लम। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ द बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अदर बॉडी। तो आपने देखा कि 200 साल लग सकते हैं। तो एनीवेज, क्या इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो होते हैं। अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का कॉपर ले लो ना, तो उसमें अराउंड 2.5 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि मैसिव है, मैसिव एकदम। तो ये था अपना न्यूमेरिकल। जैसा मैंने कहा था, न्यूमेरिकल्स भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पढ़ने में मज़ा तो आएगा, थ्योरम, कंसेप्ट एंड एवरीथिंग, पर न्यूमेरिकल होते रहने चाहिए, जो हम कवर करेंगे ज़रूर। तो 200 साल लगने वाले हैं। हैविंग सेड दैट, ये था हमारा एक आज का न्यूमेरिकल। अब कंसेक्यूटिव क्लास में क्या होगा, आगे हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी ने एक मॉन्स्टर की कहानी को जन्म दिया। फ्रैंकेस्टाइन आपने सुना होगा। तो अगले एपिसोड में या फिर हमारे अगले लेक्चर में हम देखेंगे हाउ दिस फ्रैंकेस्टाइन केम आउट, या फिर ये फ्रैंकेस्टाइन कैसे बना, और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है साइंस का, फिजिक्स का, और टू बी प्रिसाइज इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखेंगे हम अगले लेक्चर में। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर आपको इसी तरीके से हाई क्वालिटी एनिमेशंस अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स एंड नोट्स, एवरीथिंग अंडर वन रूफ चाहिए, तो हमारी वेबसाइट visuallearning.in को विजिट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं वहीं पे।